एक अंतराल हो गया, महीनों हो गए मैं कोई वीडियो नहीं दे सका आपके सामने। उसमें कोई समस्या नहीं थी, बल्कि अपनी व्यस्तता थी घर के कामों में, और त्यौहार आ रहे हैं इसलिए घर की साफ सफाई, बहुत सारे काम कराने पड़े। आज जिस वीडियो को मैं आपके सामने ला रहा हूँ उसमें मैंने बात की है पत्रकारिता जगत के जाने माने पत्रकार राहुल देव से। आप भी जानते हैं कि राहुल देव कुछ अखबारों के संपादक भी रहे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काफ़ी प्रभावी रहे, वो न्यूज़ की एंकरिंग भी करते रहे। बात हुई है हमारी पत्रकारिता पर, फोटो पत्रकारिता पर, विशेष रूप से इसलिए कि अब सर्वाइवल कैसे होगा और वस्तु स्थिति क्या है, क्यों इस तरह हुआ है, क्यों ऐसी आन पड़ी है कि फोटो पत्रकारिता अपना दम खोती जा रही है, अपना असर खोती जा रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि हमें आगे करना क्या चाहिए, सर्वाइवल कैसे होगा, उस पर भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। साथियों, मैं हूं जगदीश यादव और आप देख रहे हैं परफेक्ट पिक्चर चैनल। मेरी उपस्थिति इस वीडियो में कम दिखेगी, मैं उसको पूरी तरह से राहुल देव को ही सामने रखने का प्रयास किया हूं। पहले तस्वीरों के लिए संस्थान भी बहुत एफर्ट करते थे और उन्हीं के एफर्ट को ध्यान रखते हुए फोटोग्राफर भी जोर लगाते थे। चूंकि उपयोग अच्छा करते थे तो फोटोग्राफर का नाम वाम भी होता था उससे। अभी जो हालात बदले हैं इसमें देख के लग रहा है कि तस्वीरों से ज़्यादा लेना देना अखबारों को नहीं है, खबरों से भी नहीं है, लेकिन तस्वीरों की स्थिति ज़्यादा खराब है। पत्रिकाएं जहां पर तस्वीरें डिटेल में छपती थी, पावरफुल छपती थी, वो पत्रिकाएं समाप्त हो गई। कोई अगर फ्रीलांसर चाहे कि मैं फ्रीलांसिंग कर लूं कि कहीं पे, तो उसके लिए भी कोई जगह नहीं है। अभी जो मैं सुनता रहता हूं, आमतौर पर देखता भी हूं, अखबार पढ़ के भी लगता है कि शब्दों पे अंकुश है। एसपी सिंह कहते थे कि ये शब्द बहुत खराब है। अब जो तस्वीरों का मसला है उस पर अभी तक कोई अंकुश मैं नहीं सुन रहा हूँ। अखबार के संपादक अगर चाहें तो तस्वीरों से पावरफुल जर्नलिज्म किया जा सकता है। हम तस्वीरों से क्यों नहीं उसकी भरपाई कर रहे हैं, ताकि हमारा जर्नलिज्म का स्तर बराबर बना रहे। अब ये मैं एक ही बार बोल दिया, अब आप इस पर पूरा बोल जाना है और मैं बार बार सवाल जवाब नहीं करूँगा। धन्यवाद। ये पहली बार होगा कि कोई प्रश्नकर्ता जो प्रश्न करने आया है वो बीच में न टोके, पहले ही बोल दे और सारे सवाल पहले ही बोल दे। हाँ। और ये वादा करे कि बीच में नहीं टोकूंगा। हाँ। तो एक तो इसके लिए बहुत धन्यवाद जगदीश। पहली बात ये कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ और इतने महत्वपूर्ण विषय पर। हम लोग बहुत पुराने मित्र रहे हैं, लगभग साथ साथ ही दिल्ली आए होंगे। ये जो बदलाव आपने कहा ये बिल्कुल दिखता है, ये तो हुआ ही है। पत्रकारिता कभी भी स्थिर नहीं रही। तकनीक के स्तर पर, तकनीक के साथ साथ जो जिन इंस्ट्रूमेंट्स का, इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता रहा है, जिन तौर तरीक़ों का इस्तेमाल होता रहा है, यंत्रों का, वो सब लगातार बदलते रहते हैं, बदलते रहेंगे। यही विज्ञान और हर चीज़ में जैसे बदलाव हो रहा है तो यहाँ भी वो स्वाभाविक है। तो उसमें कुछ जो बड़े बदलाव हुए हैं उसमें एक तो आपने खुद ही कहा कि खबरों का महत्व भी अब वैसा नहीं है, खबरों का चरित्र अब वैसा नहीं है, और ना समाचार मंचों का चरित्र अब वैसा है, ना उनका रूप वैसा रह गया है। मोटे तौर पर ठीक है, अखबार आज भी हैं, लेकिन जैसे आपने खुद ही कहा कि पत्रिकाएं, अच्छी पत्रिकाएं माना जाता था जिनको, वो धीरे धीरे घटती जा रही हैं। और अब गिनी चुनी पत्रिकाएं जो मुख्यधारा की पत्रिकाएं कही जा सकती हैं, प्रभावशाली पत्रिकाएं जो अपना एक वजूद रखती हैं, वो बहुत गिनी चुनी बची हैं। आगे कितने दिन चलेंगी ये अभी कहना कठिन है। तो फॉर्मेट में बदलाव हो रहे हैं, वो कुछ फॉर्मेट अब काल बाह्य हो चुके हैं, हो रहे हैं धीरे धीरे। और आप जानते हैं कि पश्चिम में तो अखबारों के, यानी मुद्रित शब्द, अखबारों और पत्रिकाओं के पूरे समूचे अस्तित्व पर ही एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े अखबार बंद हो चुके हैं। पत्रिकाएं, लाइफ और न्यूज़वीक जैसी पत्रिकाएं, लाइफ अपनी तस्वीरों के लिए ही विश्व प्रसिद्ध हुई थी, वो कब की जा चुकी हैं। तो एक तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो सबको मालूम है, वो हमें आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा कि अब जब ऑडियो विजुअल
और विजुअल मीडिया जब आ गया है तो उसने तस्वीरों की जो जगह होती थी अखबारों में और पत्रिकाओं में या कुल समाचार संसार में, उसमें एक बुनियादी आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है। पाठक भी धीरे धीरे अब ऑनलाइन पाठक और दर्शक होने की ओर बढ़ रहे हैं। नई पीढ़ी लगातार अब सीधे पढ़ने से छलांग लगाकर वो देखने सुनने पर जा रही है। तो जाहिर है कि उस तक पहुंचने वाली खबरें और जो भी सामग्री उस तक पहुंच रही है उसमें भी तकनीकी और फॉर्मेट आदि के बहुत बदलाव होंगे, बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। खबरों पर अंकुश हो सकता है, शब्दों पर अंकुश हो सकता है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल तस्वीरों पर, मैं फ़ोटो जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ, उस पर अंकुश की खबरें नहीं आई हैं। तो एक कारण ये भी है कि अब उस तरह की खबरें पहले ही और उस तरह की तस्वीरें अखबारों ने बहुत पहले ही छापना बंद कर दिया है, जिन्हें हम कहते तीखापन होता, जिनमें एक धार होती थी और जो चोट करती थी। जो एक अच्छे फ़ोटो जर्नलिस्ट की विशेषता थी कि वो एक अलग मौलिक एंगल से तस्वीर लेता है, वो कुछ ऐसी चीज़ पकड़ता है अपने सब्जेक्ट में जो सामान्यतः नहीं दिखेगी, उसके लिए एक अलग आँख चाहिए। वो जो अलग आँख थी फ़ोटो जर्नलिस्ट की, उस क्षण को पकड़ने की उसकी जो कला थी और उसका महत्व समझने की उसको जो कला थी, वही उसको मौलिक और महत्वपूर्ण बनाती थी। वही उसको, फोटोग्राफी को उसने एक शिल्प से, कारीगरी से कला तक का दर्जा पहुंचाया। तो देखिए कि ये पूरा अब जो कंटेंट मिक्स होता था, जिसको हम कहते हैं, हर अखबार हो या पत्रिका हो या चैनल हो, उसका एक कंटेंट मिक्स होता है, तो वो पूरा मिक्स भी बदल गया है। तो अब ज़्यादा जब जोर विजुअल मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया पर है, जब हम वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं लोगों को साक्षात बोलते हुए, पहले जो काम एक नेता कैसा दिखता है, कैसे चलता फिरता है, कैसा बैठता है, वो यात्रा करता है तो क्या दृश्य होता है, ये सारी चीज़ें केवल फ़ोटो जर्नलिस्ट के माध्यम से ही पाठकों तक पहुंचती थी, नागरिकों तक पहुंचती थी। अब तो उसके उठने बैठने से लेकर उसकी सारी क्रियाएं अब बिल्कुल खुलेआम सब तक पहुंच रही हैं। अखबारों की उतनी निर्भरता या पाठक की भी उतनी निर्भरता इन स्टिल फोटोग्राफ्स पर कम हो गई है। और जब एक मूवी कैमरा, वीडियो कैमरा पूरे एक दृश्य को पकड़ रहा, कैद कर रहा है, तो उसमें उसकी हर क्रिया और हर मुद्रा शामिल है। तीन चीज़ें अखबारों को और पत्रिकाओं को उनका एक विशिष्ट चरित्र देती थी, उनको ख़ास और मौलिक बनाती थी। उनकी खबरों में उनकी भाषा, प्रस्तुतिकरण, उनका तेवर, उसका विश्लेषण, एंगल, ये खबरों का एक, उनका जो संपादकीय दृष्टि जिस प्रकट होती थी। दूसरी चीज़ होती थी तस्वीरें, कि उसकी तस्वीरें कैसी होती हैं। अच्छी तस्वीरें निर्भर करती हैं अच्छे मौलिक और बहुत प्रतिभावान कल्पनाशील फोटोग्राफर्स पर। तो वहाँ पर अच्छे अखबारों में अच्छे फोटोग्राफर्स को अपने यहाँ लाने की भी एक होड़ रहा करती थी, जिसने अपना नाम कमाया। और सब तस्वीरें सबको दिखती हैं, तो ये होता था भाई ये फोटोग्राफर हमारे पास होना चाहिए। एक संपादक के रूप में कह रहा हूँ कि क्या फ़ोटो लेता है, देखिए ये हमारे पास होना चाहिए, ये चलता था, जैसे किसी भी एक प्रतिभा के लिए होता है। और तीसरी चीज़ जो अखबारों को विशिष्ट बनाती थी, एक अलग पहचान और चेहरा देती थी, वो होते थे कार्टून। तो आप ध्यान देंगे कि तस्वीरें और कार्टून अब ये दोनों ही गौण हो गए हैं काफ़ी। पहले कितना बड़ा हिस्सा हुआ करते थे, एक बड़ा फोटोग्राफ छपता था और कई बार उतना ही बड़ा एक कार्टून भी छपता था। वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अब हम केवल नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं उनके बारे में। लेकिन मेरा अब भी ये मानना है, एक तो खबरें ज़्यादातर अखबारों पत्रिकाओं में, अब प्रिंट की थोड़ी बात कर लें, वहाँ पे सपाट हुई हैं, क्योंकि वो जो एक अदृश्य अंकुश है, पहले अंकुश जब वो रहे बहुत सीधे अप्रत्यक्ष रहे थे कि हाँ तुमको ऐसा करना होगा, तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये छाप सकते हो, ये नहीं छाप सकते। अब जो अंकुश हैं वो ज़्यादा सूक्ष्म है, महीन है, अदृश्य हैं,
उनको चलाने वाले हाथ, किस प्रक्रिया से वो अंकुश काम करते हैं, ये सब बाहर नहीं आता। और अब इतना एक ऐसा माहौल बन गया है कि जो अखबारों और चैनलों में जो भी पत्रकार काम करते हैं उनको धीरे धीरे तुरंत बहुत जल्दी ही समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने में खतरा है। तो एक बड़ा सुरक्षित किस्म की पत्रकारिता एक तो हो रही है। तो जो एक हिम्मत अंदर तक घुस के खबरों में बैठकर धंस कर और नेताओं के और जो भी सोर्स है न्यूज़ का, उसके बिल्कुल अंदर, जैसे कहते हैं ना, बेडरूम तक जाकर खबर लाने की एक जो जुनून होता था, यही जुनून फोटो जर्नलिस्ट का भी होता था कि अंदर तक घुस के। और कई बार हम लोग पाते थे कि हमसे ज़्यादा अंदर तक पहुँच फोटोग्राफर्स की होती थी, आज जैसे मित्रों की होती थी। एक अनौपचारिक आपके ज़्यादा संबंध नेताओं से और उनके परिवारों से भी बन जाते थे। ये दोनों ही चीज़ें अब बहुत कम हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस एक्सेस की, पहुँच की कमी को भी आप महसूस करते होंगे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें एक बात बनती है कि एक बात निकलती है कि अभी जो हम सुबह के अखबार देखते हैं या टेलीविज़न की खबरें देखते हैं, तो जो स्पॉट पर जो घटनाएं या जो चीज़ें जिनको कवर करना बहुत ज़रूरी है, आम जन से जुड़ी हुई, उनकी कवरेज के लिए भी अब वो निर्भरता हो गई है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप से, इस दूसरे सोर्सों से जो उनको कंटेंट मिल रहे हैं, इमेज कंटेंट, वो अखबारों में दिखने लगते हैं। और वही हालत टेलीविज़न की देखता हूँ। आमतौर पे जो कई बड़ी घटनाएं हैं वहाँ तो कैमरामैन नहीं जा रहे हैं। तो आखिर में अगर वो जाते और सशक्त काम होता, पावरफुल होता, तो प्रतिष्ठा बनी रहती। उसका असर ये पड़ा है कि जो पाठक और दर्शक है वो भी बहुत सीरियसली ले नहीं रहा। यही कारण है कि मुझे लगता है कि अखबारों की सर्कुलेशन भी बहुत ज़्यादा घटी है। सिर्फ यही कारण नहीं है कि नई टेक्निक की वजह से, वो एक वजह है, लेकिन अगर पहले की तरह अगर शानदार काम होता तो मुझे लगता है अपनी वो जगह बनी रहती, अखबारों की भी सर्कुलेशन थोड़ा घटता, लेकिन इतना भयानक रूप से नहीं घटता। अभी बहुत भयानक घटा हुआ, क्योंकि लोग कहते हैं अखबार में है क्या, क्या देखना है इसमें। उसमें कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। पहली बात ये कि पहले लोगों को खबरों के बारे में पहली सूचना अखबार से मिलती थी अगले दिन सुबह, पिछले दिन की सूचना अगले दिन सुबह मिलती थी। टीवी ने उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया। अब एक भी खबर जो एक्सक्लूसिव है उसको छोड़ दें हम, जो अखबारों की अपनी एक विशेष होती हैं एक्सक्लूसिव खबरें, उनको छोड़कर या एक्सक्लूसिव कोई तस्वीर हो तो अलग है, उसको छोड़कर 80%, 80 से भी नहीं मैं कहूँगा 98% कम से कम, 95 से 98% खबरें पाठक और दर्शक को पहले ही पता होती हैं टीवी के माध्यम से। और अब टीवी को भी पीछे करके अब सोशल मीडिया आ गया, जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, और अब हर नागरिक के हाथ में कैमरा है। कोई भी छोटी घटना होती है गांव में, दूर जहां कहीं, आपको और हमको पहुंचने में 2 दिन लगते थे पहले, या 3 दिन लगते थे कई बार, और आज भी शायद एक पूरा दिन लग जाए वहां पहुंचने में। वहां तो गांव वाले ही तस्वीर लेकर भेज रहे हैं। तो ये जो इमीडिएसी है, किसी भी घटना को तत्काल बाद कैप्चर करने की, ये हमारे आपके पास नहीं हो सकती, ये मानना पड़ेगा। और वो जो एकदम ताज़ी तस्वीरें होती हैं, कोई घटना हुई और उसके आधे घंटे के भीतर वीडियो भी आ गए और उसके बाद फ़ोटो भी आने लगती हैं, तो इससे कोई दिल्ली में या राजधानी में, प्रदेशों की राजधानी में या बड़े शहर में बैठा हुआ कोई फोटोग्राफर इसको कैसे पकड़ेगा? वो संभव नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन। और जब अखबारों को भी वही मिल रही है तस्वीरें, उनके लिए भी उपलब्ध है, उनके अपने भी फोटोग्राफर्स हैं, उनके अपने मतलब संवाददाता हैं, चाहे वो स्ट्रिंगर ही हो। हर स्ट्रिंगर के पास, हर नागरिक की तरह उनके पास भी कैमरे हैं, हर कैमरे में वीडियो भी है और दूसरे भी है। तो ये एक जो समांतर व्यवस्था बन गई है पूरी, गांव एक इंसान से लेकर पाठक और दर्शक और नागरिक से लेकर ऊपर तक पहुंचने की, इसको कोई भी हमारे जैसा पत्रकार, संवाददाता और आपके जैसा फोटो जर्नलिस्ट इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुकाबले के लिए हमारे पास सिर्फ ये बची है कि हम जो जाकर
समय लगाकर जो तस्वीरें लेंगे वो बहुत अच्छी होंगी, उत्कृष्ट होंगी। उनमें एक जितनी कलात्मकता और मौलिकता एक खबर की तस्वीर की हो सकती है वो होगी, एंगल की एक मौलिकता होगी, रचनाशीलता होगी। लेकिन वो जो तात्कालिकता है घटना की, उससे हम मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहते हुए मुझे दुख होता है, लेकिन मुझे लगता है कि फोटो जर्नलिज्म की संभावनाएं और उसके अच्छे दिन अब शायद नहीं आएंगे। उनको एक नई भूमिका अपने के लिए तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन जो अच्छे अखबार हैं, जिनके पास साधन हैं, उनसे मैं अब भी उम्मीद करूंगा, और अपने समय में रहते मैंने किया भी है, कि अच्छे फोटोग्राफर्स को लाकर अच्छी तस्वीरें छापें। और ये करने से उनको अपना एक विशिष्ट चरित्र बनाने में, एक अच्छे पाठकों को अपने साथ जोड़े रखने में और अपनी एक पहचान बनाने में और उसको निखारने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि अब लोगों को विजुअल देखने की आदत हो गई है, तो इस आदत का फ़ायदा उठाकर, और ये केवल किसी भी सामान्य कैमरा फ़ोन से या फ़ोन कैमरे से खींची गई तस्वीर से वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। जहाँ तक फोटो की उत्कृष्टता का सवाल है, मौलिकता का सवाल है, एंगल का सवाल है, उस क्षण को पकड़ने की जो एक कला होती है उसका सवाल है। ये जो पुराने खांचे थे पत्रकारिता के, कि प्रिंट अलग, फोटो जर्नलिज्म अलग और टीवी अलग, वीडियो अलग, अब ये भी मर्ज कर रहे हैं। तो इनकी शिक्षा भी मर्ज कर रही है। जितने भी अच्छे संस्थान हैं आजकल, वहाँ पर तीनों को लगभग एक साथ सिखाया जा रहा है। तो एक ही छात्र को, उसको प्रिंट जर्नलिज्म भी सिखाया जाता है, उसको लिखना, एडिटिंग, उसका खबरों का लेखन, संपादन, ये सब सिखाया जाता है, पेज मेकिंग सिखाई जाती है, उसको अच्छी तस्वीरें लेना भी सिखाया जाता है, तस्वीरों को क्रॉप करना, एडिट करना वो भी सिखाया जाता है, और उसको कैमरा हैंडल करना भी सिखाया जाता है। जो टीवी में जाना चाहते हैं उनको फिर एडिटिंग वगैरह ये सब भी सिखाई जाती है। तो ये जो तीनों कामों को करने की दक्षता है, ये अब हर उस व्यक्ति या युवा को करनी पड़ेगी जो किसी भी तरह का पत्रकार बनना चाहता है। अब केवल फोटो जर्नलिस्ट बनने की इच्छा रखकर अगर कोई जाएगा तो उसको इवन रिपोर्टर काम चलेगा नहीं। इवन रिपोर्टर भी कर रहा हूँ, रिपोर्टर भी। तो अब रिपोर्टर आप की इच्छा केवल, लेके अगर जाए हाँ, कि प्रिंट का रिपोर्टर रहूंगा मैं, तो अब आप केवल प्रिंट रिपोर्टर नहीं हो सकते, आपको प्रिंट रिपोर्टर के साथ टीवी रिपोर्टर भी होना होगा। उसमें फोटो खींचना और वीडियो खींचना तो शामिल है ही। तो ये सब अब मर्ज कर गया है। तो अब आप समझिए कि आप एक मल्टी मीडिया पत्रकार हैं। न्यूज़ रूम्स भी मल्टी मीडिया बन रहे हैं, आप जानते हैं। अब सारे न्यूज़ रूम, आप सारे जीवन स्टिल फोटोग्राफी करते हुए गुजारा है, और आप और हम अब वीडियो पे बात कर रहे हैं। तो ये जो स्किल्स हैं, इनको अब जो पहले से काम कर रहे हैं उनको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने को, तकनीकी और दूसरे तरीकों से, और जो आ रहे हैं उनको तीनों के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो अब ये पुराने खांचे, ये कंपार्टमेंटाइजेशन अब समाप्त हो। फोटोग्राफी के लिए एक जगह अगर कम हुई है एक क्षेत्र में, दूसरी जगह नए क्षेत्र खुले हैं, नए इलाके खुल गए हैं उसके लिए पूरे। तो निराशा की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं फोटो जर्नलिज्म। हाँ, तो जो लोगों का शौक था कि मैं कैमरे से जर्नलिज्म करूंगा, वो कृपया ध्यान दे लें। धन्यवाद आपका, आपने पूरी वीडियो देखी। मेरी अपेक्षा है कि आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें और अन्य मित्रों में शेयर करें, ताकि ये जानकारी सबके पास पहुंच सके। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।